अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाज़िया अशरफ, प्रोफेसर गायनी ऑप्स और IVF कंसल्टेंट डॉक्टर सजास ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर से। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। आपकी आगाही के लिए है कि डिज़ीज़ क्या है, किन ख़वातीन को होती है, क्या मसाइल होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का ख़ातून की फर्टिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है कि इसमें जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है उसमें सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस होता है, लेकिन हम ग्रेड तो हमने अपने हिसाब से किया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि ग्रेड 1 और 2 में इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती। ये ज़रूर 3 और 4 में ही होगी जब ट्यूबें बंद हो जाती हैं। दर्द भी जो है कि ज़रूरी नहीं कि ग्रेड 3 और 4 में ज़्यादा हो और ग्रेड 1 और 2 में ना हो। तो ये हमने ख़ुद डिमार्केशन की है, इस तरह की चीज़ होती नहीं है। हम जब पेशेंट्स हमारे पास फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनको एज अ होल देखते हैं, एज अ कपल देखते हैं। तो उसमें जो उनकी चीज़ें जो हम करवाते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ओव्यूलेशन इंडक्शन की काफ़ी सारी साइकिल्स लेके आए होते हैं। तो हमारे पास आने का मकसद होता है दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो हम जो टेस्ट कराते हैं, हम उसमें AMH का टेस्ट कराते हैं, इसको कहते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन, जिसमें ये देखते हैं कि अंडेदानियों में कितना रिज़र्व बाकी रह गया है। क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑपरेशंस भी करवा के आई हुई होती हैं, इनकी लेप्रोस्कोपीज़ भी होती हैं, जिनसे हर एक ऑपरेशन जो है वो अगले ऑपरेशन से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी इनफर्टिलिटी के लिए लेप्रोस्कोपी करवाएं या एंडोमेट्रियोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी करवाएं तो किसी एक्सपर्ट बंदे से कराएं और ऐसी जगह से कराएं जहाँ पे वो आपकी मैक्सिमम डिजीज़ को निकाल सके, क्योंकि हर ऑपरेशन जो है वो मुश्किल है एंडोमेट्रियोसिस का और इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अपना AMH करवा के आते हैं, हम उनकी ट्यूबल स्टेटस देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं और देखते हैं कि डिज़ीज़ कहाँ तक फैली हुई है। अगर तो एंडोमेट्रियोमास बने हुए हैं तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि पहले उन एंडोमेट्रियोमास को निकालें, और क्योंकि अगर ये 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो ये ओवरीज़ के टिश्यू को ज़्यादा ख़राब करेंगे, अंडे की क्वालिटी को ड्रॉप करेंगे। ये मैंने अपने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये किस तरह फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है कि जब एंडोमेट्रियोमास बनते हैं, हम इनको निकालते हैं या नहीं भी निकालते तो एग की क्वालिटी किस तरह मुतासर होती है, ट्यूबें किस तरह बंद होती हैं, अंदर बच्चेदानी की लाइनिंग जो है वो उस तरह की रिसेप्टिविटी उसकी कम हो जाती है। इसलिए अगर मैं ये बात करूं कि एंडोमेट्रियोसिस की ख़वातीन का सक्सेस रेट एज़ कम्पेयर टू उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो वाली ख़वातीन जिनको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है उनसे थोड़ा सा कम होता है। इसलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हमें स्पेशल सेंटर में जाना चाहिए, स्पेशलाइज सेंटर में, ताकि हमारा टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और हमारा ओवेरियन रिजर्व ड्रॉप ना करे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ख़वातीन आती हैं, उन्होंने ऑलरेडी ओव्यूलेशन इंडक्शन ली हुई होती है, तो हम उनसे एक स्टेप आगे जाते हैं और वो क्या है, हम IUI उनको ऑफ़र करते हैं। IUI भी उन ख़वातीन को हम ऑफ़र करते हैं जिनकी ट्यूबें खुली हुई हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से और IUI के तरीके से ट्यूबों का खुला होना ज़रूरी है। तो हम गनेडोट्रोफिन्स देते हैं, यानी अंडेदानियों में अंडे बनाने की दवाई देते हैं, और ये मेक श्योर कर लेते हैं कि ट्यूबें खुली हैं, और उसके बाद हम उनका सुपर ओव्यूलेशन के बाद उनका IUI करते हैं। वो ख़वातीन जिनकी ट्यूबें बंद हैं या वो ख़वातीन जो IUIs की भी ट्राई ले चुकी हैं, वो ख़वातीन जिनके मेल फैक्टर जो है वो भी बीच में प्ले कर रहा है, तो उनका टाइम ज़ाया किए बगैर हम IVF की तरफ जाते हैं। फिर जो ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं जिनका AMH भी बॉर्डर लाइन हो, मेल फैक्टर भी हो, तो उनको हम ICSI यानी IVF ऑफ़र करते हैं, और इसमें उनके लिए बेहतरीन चांस होता है। तो मेरे आप लोग इस फोरम से मेरे आप लोगों के लिए ये मशवरा है, ये मैसेज है कि जो ख़वातीन इसमें मुब्तला हैं वो फ़ौरन से पेशतर स्पेशलाइज सेंटर में आएँ, अपना इलाज करवाएं, ताकि उनका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो सके। और एंडोमेट्रियोसिस जो है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि AMH लो हो जाता है, तेज़ी से बार बार रिकरेंस हो जाती है, तो IVF से पहले अगर ज़रूरत पड़े तो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम हम IVF की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो इस वक्त वालिदैन बन चुके हैं, और हमारी उनको बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। और बाकी लोग भी जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास आएँ, अपनी तशख़ीस में डिले ना करें, ताकि हम उनका बेहतरीन इलाज कर सकें।